हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। तो आज हम अपने इस क्रैश कोर्स की सीरीज़ में आज चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि लाइव प्रोसेस है। ओके, तो हमने इससे पहले 4 चैप्टर को पढ़ लिया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं उसको। आज हम लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लाइफ क्या होती है। तो हम जानते हैं कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना है, जहाँ पे हम लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी लाइफ प्रोसेस अलग होती है, अलग अलग तरह से सर्वाइव करते हैं और अपनी बॉडी को भी अलग तरह से रखते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट अपना होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कैसे है, किसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस? हिंदी में इसे जैव प्रक्रम बोलते हैं, इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी अपनी बॉडी को मेंटेन्स रखने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायर होती है। मेंटेन्स रखने के लिए वो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, तो इसी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, लाइफ प्रोसेस होने के लिए कई तरह से कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे हुआ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीजन। ये सारी इसेंशियल प्रोसेस होते हैं जो कि लाइफ प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस। ये समझिए कि जैसे हम सुबह उठ करके अपने दिन भर के पूरे प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, वैसे हमारी बॉडी भी होती है, ये भी हमेशा सर्कुलेट करती रहती है, वर्क को हमेशा ये भी वर्क करती है। ठीक है, हमारी बॉडी को मेंटेन्स करने के लिए, हमें मेंटेन्स करने के लिए मेरी बॉडी वर्क करती है। ठीक, तो देख लेते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल्स होते हैं, तो जो उसमें ये प्रोसेस होता है ये सिंगल सेल्स से होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, इसलिए उनका प्रोसेस वेल डेवलप्ड तरीके से होता है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट है न्यूट्रिशन। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, आप जानते रहिए। हम इसके 4 पार्ट होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीजन, इसी को पढ़ेंगे, इन्हीं चारों प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट आपका है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मीन्स इसे एक तरह से हिंदी में कहते हैं पोषण। जब भी हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर होती है, एनर्जी की नीड होती है हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, और ये एनर्जी हमें मिलती किससे? फूड से। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? बाहर से। हम तो खुद फूड बना नहीं पाते, तो फूड हमें बाहर से मिलता है। जो जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, सबको फूड हमेशा बाहर से मिलता है, और यही फूड को बाहर से लेने का प्रक्रम ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन जो होता है ये मेनली 2 टाइप से होता है, 2 मोड्स से होता है। फर्स्ट होता है आपका ऑटोट्रॉफ्स और सेकंड होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? तो ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड खुद मेंटेन करते हैं, खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में हम लोग आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है सेपरेट्स एज द होलोजोइक। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। होलोजोइक जो हम लोग हैं, मानव प्रजाति, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट न्यूट्रिशन ये होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपने फूड को सेल्फ बनाते हैं, खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी नरिश इन सेल्फ बाई मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट आर केमिकल, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को सनलाइट या फिर केमिकल प्रोसेस से खुद मेंटेन करते हैं, खुद बनाते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स ये फोटोसिंथेसाइज करते हैं, ये लाइट एनर्जी को ले करके अपने फूड को बनाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को बनाते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ बैक्टीरिया भी अपने फूड को बनाते हैं, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लेते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। फोटोसिंथेसिस वह इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड बनता है। द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू
अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर सेल्फ, जो प्लांट होते हैं वो अपने फूड को सनलाइट और वाटर की सहायता से फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट में, याद रखिएगा, क्लोरोफिल प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। द लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी होती है ये हाइड्रोजन, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देती है। जो लाइट एनर्जी होती है ये केमिकल, ये लाइट एनर्जी जो होती है ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिड्यूस कर देती है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देती है। हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट टाइपिकली ग्लूकोज। जो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्लांट में रहता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। ये जानते रहिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में हमेशा ब्रेक होता है। क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू द फैसिलिटी इनटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल और स्टोमेटा ये दोनों फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम देख लेते हैं स्टोमेटा क्या होता है, ये जानना जरूरी। स्टोमेटा मतलब छिद्र, छोटे छोटे छिद्र। स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन द लीफ दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो प्लांट्स की लीफ होती है, जो प्लांट्स की लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वही स्टोमेटा होती है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, वह लीफ के सतह पर पाई जाती हैं। ईच स्टोमा इज ग्रेजुएटेड बाय द गार्ड सेल। प्रत्येक स्टोमेटा में गार्ड सेल होता है विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स, जो कि कंट्रोल करता है। जो गार्ड सेल होता है वो क्या करता है, वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने, जो पोर्स होते हैं उसको ओपन और क्लोज होने में कंट्रोल करता है। जो स्टोमेटा होता है जब भी पानी की कमी होती है तो वो बंद हो जाता है, उसके जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं जिससे वाटर वेपरेट नहीं हो पाता। यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टोमेटा को, यहाँ पे स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा ओपन फंक्शन है। ये जो छोटे होल दिखाई दे रहे हैं ये आपके स्टोमेटा है। ओके, ये जो छोटे होल फंक्शन है ये आपके स्टोमेटा, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये आपका सेल वॉल होता है। ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ ये पूरा ये आपका गार्ड सेल होता है। ठीक है, ये जो है ये आपका वकल्स है, ये प्लांट्स का वकल्स है। ये जो छोटे छोटे ग्रीन तरह के प्लांट्स, ग्रीन तरह का पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, और ये जो पिंक कलर का बना है ये न्यूक्लियस होते हैं। ओके, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। सेप्रोफाइट न्यूट्रिजन हमने वहाँ पे पढ़ा था। आगे न्यूट्रिजन जो प्लांट ह्यूमन में न्यूट्रिजन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, अब उसके बारे में हम देखेंगे। सेप्रोफाइट न्यूट्रिजन इसको पढ़ेंगे। ठीक, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग मरे, सड़े गले और मरे ऑर्गेनिज्म के में जीवित रहते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिजन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स न्यूट्रिजन। ऐसे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स टाइप के न्यूट्रिजन। तो देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसे मृतजीवी पौधे कहते हैं, इसे मृतजीवी पोषण या फिर मृतजीवी न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, द फूड इज पार्सली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देम ईट द अब्जॉर्ब। ये जो होते हैं सड़े गले मरे ऐसे पदार्थों को खाते हैं या फिर ऐसे फूड को ऑब्जॉर्व करते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है फंजाई। ठीक है, फंजाई इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स होता है, पैरासाइट जो होते हैं सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑन एनदम ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्म्स कॉजिंग इन हार्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रह करके बिना उसको मारे या बिना उसको किल किए अपने फूड को ले लेते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके, दूसरे जीवों के ऊपर रह करके
बिना उसको मारे या फिर बिना उसको नुकसान पहुंचाए अपने न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, अपने फूड को ले लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव टू न्यूट्रिशन डायरेक्ट फ्रॉम द बॉडी होस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे लीच इज एंड द एक तो पैरासाइट, लीच जो होता है जिसे जू कहते हैं, ये पैरासाइट होता है। स्कैरिस हुआ, कास्केटा, ये सब पैरासाइट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमीबा का फंक्शन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा जो है इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, अमीबा भी, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा भी जो होता है ह्यूमंस बॉडी की तरह होलोजोइक मोड में, जो अमीबा होता है वो भी होलोजोइक मोड में ही न्यूट्रिशन लेता है। इनगल्फ ऑफ द फूड पार्टिकल यूजिंग द सूडोपोडिया। इसके पास एक लेग होता है, इसके पास एक लेग होता है जो कि दिखाई नहीं देता। ठीक है, एक तरह से इसे झूठ या फॉल्स लेग भी कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता और ये अपने फूड को घेर लेता है, घेर लेता है, घेर करके उसको इनगल्फ कर लेता है, अंदर खींच लेता है। As the food buckles passes through the cytoplasm, digestion, absorption and the assimilation take place। वो इसे अपने अंदर ले लेता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म डाइजेशन अब्जॉर्प्शन साइटोप्लाज्म होता है जो, और उसी से ये अपने साइटोप्लाज्म जो कि एक तरल पदार्थ होता है उसे अपने अंदर खींच लेता है, फिर उसका डाइजेशन करता है और धीरे धीरे उसे खा लेता है। When the food buckles open to the outside, ingestion undergoes food takes places। जब ये जो है, ये जब उस पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है, जब वो उसको पचा जाता है तो जो बचे हुआ फूड होता है फिर वो इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो बचा हुआ फूड्स होता है उसको बाहर निकाल देता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है, ये अपने जो है फूड को देख रहा है। यहाँ पे ये आपका ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल को देख रहा है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। फिर सूडोपोडिया, एक पैर है जो इसका ओपन होता है, उसी से ये इसको अंदर ले लेता है। सेकेंड में देखिए डाइजेस्ट करता है, इसे इग्निशन कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, अंदर लेना। फिर देखिए डाइजेशन हो रहा है तो प्लांट फूड पार्टिकल्स को अंदर ले रहा है बकल्स में, धीरे धीरे उसको अंदर कर लिया। थर्ड प्रोसेस पे देखते हैं, थर्ड में वो इस फूड को ब्रेक कर दिया और अब यहाँ पे खा रहा है, मतलब उसको पचा रहा है, एसिमिलेट कर रहा है। और नेक्स्ट जब उस थोड़ा बहुत बचा हुआ फूड है वो उसको बाहर कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में कैसे इसका न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो अब हम देखते हैं ह्यूमन्स आर ओमनीवोर्स। जो ह्यूमन्स होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, हम लोग ओमनीवोर्स में आते हैं। दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल्स बेस्ड फूड। तो हम प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं, जो प्लांट्स से मिलते हैं वो भी खाते हैं, और एनिमल्स से मिलने वाले फूड भी खाते हैं। एक चीज़ और, जो अमीबा है और पैरामीशियम, ये दोनों एक ही जैसे करते हैं, एक ही जैसे इनका वर्क होता है। ठीक है, तो बात करते हैं ह्यूमन की। जो हम ह्यूमन होते हैं अपने फूड को प्लांट्स से भी लेते हैं और एनिमल्स से भी लेते हैं। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। जो ह्यूमन की बॉडी में न्यूट्रिशन सिस्टम होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। फर्स्ट है द डाइजेशन सिस्टम हैज़ अ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड विच टुगेदर फंक्शन ऑफ द न्यूरिश द बॉडी। हम क्या करते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द एलिमेंट्री कैनाल, पहले डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। ठीक है, फूड, फिर उसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्ट करते हैं। द टुगेदर फंक्शन इन न्यूरिश बॉडी, और इसी फंक्शन से हमारी बॉडी चलती है फुल। ठीक है, देयर आर द 5 स्टेजेज ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन की टोटल 5 स्टेजेज होती है। कौन सा, इंजेशन, पहले हम अंदर लेते हैं, ठीक, फिर डाइजेशन, हम उसको पचाते हैं, पहले हम फूड को अंदर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको पचाते हैं। ठीक है, फिर उसको पचाते हैं, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर उसका अवशोषण करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं फूड को। ठीक है, फिर एसिमिलेट करते हैं, उसको कूचते हैं, फिर इंजेक्शन, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं बचे हुए फूड को। 4 स्टेप
4 stages, that is ingestion, digestion, absorption and ingestion, take place in the alimentary canal. 4 stages जो कि एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं. एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन होल बॉडी. तो जो एसिमिलेशन होता है ये पूरी बॉडी में होता है, लेकिन बाकी जो 4 होते हैं वो 4 स्टेजेज होते हैं. इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और इग्निशन, ये पूरा जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में होता है. चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है एलिमेंट्री कैनाल में. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट बकल कैविटी है, सेकंड है फर्स्ट क्या करते हैं फूड बकल कैविटी में जाती है, फिर ईसोफेगस में, देन स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस से बाहर निकल जाती है. पहले एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है, बकल कैविटी से. ख़त्म कहाँ पे होता है, एनस में. कितने पूरे फंक्शन होते हैं, इस फंक्शन में कितना होता है देख लीजिए एलिमेंट्री कैनाल में 6. पूरा 6 प्रोसेस होता है. उसके बाद पूरा 6 प्रोसेस में हम अपने फूड को पचाते हैं. ये लर्न कर लीजिएगा. बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. अब देखते हैं फर्स्ट बकल कैविटी में क्या होता है. यहाँ पे देखिए बकल कैविटी, टीथ हेल्प इन चीविंग फूड एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल. जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को चिप करते हैं, चबाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं. टंग्स फ्रेशली मसल्स, ट्रेस फ्रेशली मसल्स अटैच टू द at the back to the floor and buccal cavity. It makes saliva with the food and help in the solving. जो हमारी जो लार होती है, जो जीभ होती है, उसमें सलाइबा निकलती है, ये उसको फूड को मिलाने का काम करती है. सलाइबा इज सिक्रेटेड इन द ह्यूमन माउथ एंड हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. सलाइबा जो होता है वो ह्यूमन माउथ में सीक्रेट होता है और फूड को तोड़ने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. ईसोफेगस, यहाँ पे देखिए ईसोफेगस देखते हैं जिसे फूड पाइप भी कहते हैं. सॉलिड फूड पासेस थ्रू ईसोफेगस. जो फूड घुला हुआ फूड होता है वो ईसोफेगस से अंदर जाने लगता है. फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल. फूड पाइप, जो फूड पाइप के थ्रू, फूड पाइप जो वॉल होती है इससे धीरे धीरे फूड नीचे खिसकता है. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है. फूड पाइप ट्रेवल्स इन द नेक एंड चेस्ट. फूड पाइप जो होता है हमारी गले और चेस्ट से नीचे जाता है. एक्सेसिव फूड विच इज डाइजेस्टेड बाय द स्टमक कम आउट इन द वॉमिटिंग. जो कभी कभी ऐसे होता है कि जब भी फूड हमारे स्टमक में से बाहर, कभी कभी ऐसा होता है कि फूड हमारे स्टमक से बाहर निकलने लगता है तो हमें वॉमिटिंग आने लगती है. ठीक है, वॉमिटिंग आने लगती है. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टमक. इट इज़ अ मस्कुलर थिक वॉल बैग ऑन द जे साइड. ये मस्कुलर थिक वॉल होता है जो कि जे साइड का लगता है. फूड इज च्यून इनटू द सेमी सॉलिड. फूड अब आधा सॉलिड रह गया, आधा टाइट है, आधा मुलायम हो गया है. यहाँ स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस होता है जो फूड को पचाने में हेल्प करता है. HCl होता है. और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl और एंजाइम. HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखिएगा. HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं फूड को. HCl किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया. जो HCl होते हैं वो हार्मफुल बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, मार देते हैं. यहाँ पे बॉडी में 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं. एक HCl होता है. ठीक है, 3 तरह के जूस होते हैं. एक HCl होता है जो कि बैक्टीरियाज को किल करता है. पेप्सिन होता है जो कि ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड. प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है. म्यूकस है जो कि HCl से हमारी बॉडी के, म्यूकस जो होता है ये स्टमक का थिन लेयर वॉल होता है जो कि हेल्प करता है HCl से हमारी बॉडी को. ठीक. और है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या होता है, 7.5 मीटर का एक कॉइलिंग ऑर्गन होता है. रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज. यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज से ये सेक्रेशन रिसीव करता है. इनर वॉल हैव द फिंगर लाइक. यहाँ पे एक विली होती है, विली जो कि फूड को बचाने में हेल्प करती है. विलस हैव द स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स. विली जो होती है वो ब्लड सेल्स से उसका नेटवर्क होता है. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है.
फूड को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है, ये ब्लड के साथ फूड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, पहुंचाती है। नेक्स्ट देखते हैं फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जो बचा हुआ फूड, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सारे फूड में जो भी प्रोटीन्स, जो भी विटामिन होते हैं, जो भी चीज़ें होती है उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। फिर बचा हुआ फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वाइडर, ये वाइडर होता है, चौड़ाई एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक चीज़ जानते रहिए, इसकी जो चौड़ाई होती है वो वाइडर एंड शॉर्टर, ये चौड़ा होता है और छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। 1.5 mm इन लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है 1.5 mm होती है, मीटर होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.5 मीटर होती है। ये क्या करता है? ऑब्जर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड हैपन, ये अनडाइजेस्टेड फूड को वाटर और सॉल्ट से डाइजेस्ट करता है। रिमेनिंग वेस्ट मैटर इज पास थ्रू द रेक्टम, और जो भी अनडाइजेस्ट मैटर होते हैं, अनडाइजेस्ट फूड होता है, उसको रेक्टम में भेजता है। और टाइम टू टाइम फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस, और अपने समय पे एनस से वो फूड बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रिशन इन ग्रास। एक चीज़ यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्या करते हैं, हम फूड को माउथ में लेते हैं, जहाँ पे चबाते हैं फूड को, स्मॉल जो कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। हमारे टंग्स में सलाइवरी ग्लैंड होता है, जहाँ से लार निकलती है, ठीक है, सलाइबा निकलता है। फूड को वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है, फिर ईसोफेगस में जाता है, इसे हम फूड पाइप कहते हैं। ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और जिसे फूड हमारा धीरे 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 नीचे जाना शुरू कर देता है, फिर स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के होते हैं, एक HCl है, पेप्सिन है, और म्यूकस होता है। HCl बैक्टीरियाज को किल करता है क्योंकि ये मोर एसिडिक होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। म्यूकस जो होता है ये HCl से स्टमक की रक्षा करता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहाँ पे लीवर होता है, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या होता है? इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। जो बाइल जूस होता है वो फूड को एल्कलाइन बना देता है, मतलब क्षारीय बना देता है, बेसिक बना देता है, ठीक है। फिर वहाँ पे बाइल साल्ट होता है जो कि बाइल साल्ट जो होता है वो क्या करता है? वो ब्रेक कर देता है लार्ज फैट एंड द ग्लोबल्स, छोटे छोटे ग्लोबल्स में ब्रेक कर देता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आगे गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस और सॉल्ट जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात है। फिर वहाँ पे पनक्रियाज से ट्रिप्सिन लाइपेज, 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। जो ट्रिप्सिन है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन एमिनो एसिड में फूड को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। लाइपेज जो होता है ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। लाइपेज जो होता है फैट को ब्रेक कर देता है। फैट को किस में चेंज करता है? फैटी एसिड में। स्टार्च को शुगर में, फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। फिर विली होती है, विलाई, जो कि लाइक एज द फिंगर प्रोजेक्शन, फिंगर की तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर प्रोजेक्शन होती है, जो कि ब्लड वेसल्स में फूड को ट्रांसपोर्ट कर देती है, भेजती है। देन आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सॉल्ट और वाटर का डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर जो चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में बचती है वो एनस में जाती है, ठीक है, और वहाँ से एक्सक्रीजन हो जाता है। इतना ही है इसका फुल फंक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो जो ग्रास ईटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है ये देख लेते हैं। swallows the food and store in the different part of stomach called rumen। जो रूमिनेंट मीन्स होता है जो घास को खाते हैं, ठीक है, जो घास को खाते हैं उनके अंदर कैसे होता है? उनके अंदर पेट में वो फूड को ले लेते हैं। इनिशियली फूड इज पार्सली च्यूड एंड कॉल्ड कड। वे धीरे धीरे फूड को धीरे धीरे पहले तो ज़्यादा खा लेते हैं, फिर अपने स्टमक में स्टोर करते हैं और थोड़ा थोड़ा उसे लेके चबाते हैं। लेटर ऑन स्मॉल लम्स ऑफ द कट्स टेकन इनटू द माउथ बाय एनिमल्स अगेन एंड अगेन। थोड़ा थोड़ा पार्ट जो कि उसके मुंह में आता रहता है उसे चबाते रहते, धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट करते हैं। दिस प्रोसेस रूमिनेशन एंड एनिमल्स आल्सो कॉल्ड रूमिनेंट। और ये चबाने की जो प्रक्रिया होती है इसे रूमिनेशन कहते हैं।
और जो एनिमल्स इसे चबाते हैं वो रूमिनेंट कहे जाते हैं। ग्रास में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्रोकन डाउन बाय सम बैक्टीरियाज प्रेजेंट। ग्रास में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है जिसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं रेस्पिरेशन, तो इसके बारे में जान लेते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसका मतलब होता है गैसेस का बदलना, एक्सचेंज करना है। एनिमल्स एंड प्लांट हैव डिफरेंट मीन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एलिमेंट और प्लांट्स जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट तरह से गैसों का एक्सचेंज करते हैं। एट अ सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन मीन्स द बर्निंग ऑफ द फूड एंड for generating the energy needed for other life process। इसका मतलब ये होता है कि जब फूड को हम लेते हैं, ठीक है, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में ब्रेक हो जाती है और इसी से हमारा क्या है, लाइफ चलता रहता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इनटू द प्रेजेंस और एब्सेंस इन ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और उसके एब्सेंस दोनों में होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कैन बी यूज सेल एक्टिविटीज दैट इज द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी का यूज हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपनी बॉडी को चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनोरोबिक। एरोबिक क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यह सेलुलर रेस्पिरेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जिसे एनिमल्स और प्लांट्स से करते हैं। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसको देख लेते हैं। जो ग्लूकोज होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है। ध्यान दीजिएगा, जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन से C6H12O6 को 6O2 से रिएक्ट कराते हैं, जब ये इसी के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ठीक है, एनोरबिक देखते, इट इज़ द टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसका केमिकल प्रोसेस देखते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो एल्कोहल में साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो एल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक होता है। ओके, तो चलिए फेज ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं। रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोसोल एंड अराउंड द प्लाज्मा यूकैरियोटिक। यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहले ग्लूकोज जो कि ब्रेक होता है ग्लाइकोलिसिस में, इससे 2 ATP एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर ग्लूकोज जो होता है ब्रेक होता है पायरुवेट, फिर ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इधर देखिए ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो फर्मेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, फर्मेंटेशन है। इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन में क्या क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड आपका एथेनॉल, फर्मेंटेशन पे लैक्टिक एसिड बन रहा है और एथेनॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्रेब्स का पूरा एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा है। द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू द पायरुविक एसिड, जब मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, इस ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, लीविंग 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स देता है। फिर इसे एक ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कराते हैं, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से उसमें कम एनर्जी मिलती है, यहाँ पे 36 ATP एनर्जी मिलती है। आगे देखते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन, जब हम इनहेलेशन वह प्रोसेस जिसमें हम रिच ऑक्सीजन के साथ एयर को अंदर लेते हैं वो इनहेलेशन होता है। एक्सहेलेशन क्या होता है, जिसमें हम रिच कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर को बाहर निकालते हैं, वो एक्सहेलेशन होता है।
ह्यूमन ब्रीथ कंप्राइज इन 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ को हम क्या कहते हैं, जब एक बार सांस लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं उसे 1 ब्रीथ कहते हैं। अब पर्सन ब्रीथ सेवरल टाइम्स इन अ डे। आदमी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सांस लेते रहते हैं और इसी सांस लेने के जो नंबर्स होती है 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं उसी को हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम हाई कॉन्ट्रैक्शन एरिया टू लो कॉन्ट्रैक्शन एरिया। डिफ्यूजन क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें हाई कॉन्ट्रैक्शन एरिया से लो कॉन्ट्रैक्शन एरिया में एनर्जी एक्सपेंड होती है। यहाँ पे देखिए हाई कॉन्ट्रैक्शन एरिया से लो कॉन्ट्रैक्शन एरिया में एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आगे आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सीट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऐसे सेलुलर रेस्पिरेशन वह मेटाबॉलिज्म की वह रिएक्शन होती है जो कि बायोकेमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन वह होता है जिसमें फूड जो है फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जनरल इक्वेशन दिया गया है आपको, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ साथ एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, आगे जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ फ्यू नेसेसरी कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, फूड फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको जीवित रहने के लिए कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे है एयर, वाटर, फूड, सबको इसकी ज़रूरत होती है। ऑन आवर रेगुलर बेसिस एनिमल्स इंश्योर दीज एलिमेंट्स दैट ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब ब्रीदिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, सब खाते पीते हैं। the required elements their transportation to their body cells and tissues by the transportation system. In the plants are the vascular tissues is responsible for transporting the substance. जो प्लांट्स हैं वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, हम ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से ये कार्य होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ह्यूमन मीन्स कंसिस्ट द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली क्या होता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है और हार्ट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यही मेनली तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करने के लिए, न्यूट्रिशन को सप्लाई करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने के लिए, निकालने के लिए। इट आल्सो हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हार्ट क्या करता है। फर्स्ट हम हार्ट का फंक्शन देख लेते हैं। द मैस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट। ये हार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हार्ट है ये चेस्ट के पास होता है। ठीक है, लोकेटेड है स्लाइटली टुवर्ड इन द लेफ्ट थायरोसिस रीजन, ये लेफ्ट थायरोसिस में होता है। द हार्ट इज मेन पंपिंग ऑर्गन्स टू बॉडी। हार्ट जो होता है ये पंपिंग ऑर्गन्स होता है, ये एयर को ये पंप करता है बॉडी में, मतलब ये पंपिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गन्स होता है। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर्स। पूछा जाता है कि ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइडेड है, तो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। बीच आर यहाँ पे देखिए 4 चैम्बर में ये डिवाइडेड है। ठीक है, which are involved the transportation of oxygenated and deoxygenated blood, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, इन्वॉल्व होता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है। द अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड arteries whereas the lower 2 चेम्बर आर कॉल्ड ventricles। ऊपर के 2 चेम्बर्स जो होते हैं वो वेंट्रीज कहे जाते हैं और नीचे के 2 चेम्बर्स जो होते हैं वो आर्टरीज कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
आपसे कहा जा रहा है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो मोटी परत के होते हैं, उसमें वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये कम ये छोटे परत के, मतलब ये पतले होते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसके फंक्शन को दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए पूरे इसके फंक्शन को दिया गया है। ये इसके जो है पूरा 19 फंक्शन है उसको दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका सर्कुलेशन देखते हैं कैसे। वीन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी राइट एट्रिकुलम से एंड राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम होता है वो राइट वेंट्रिकल से ऐड होता है, राइट वेंट्रिकल जो पल्मोनरी से होता है। इसी तरह से इसके पूरे ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड गैसेस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। आगे ब्लड वेसल्स देखते हैं। Blood vessels carries blood through the body. There are 3 type of blood vessels: arteries, veins and blood capillaries. ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, एक एटरीज होता है, एक वेन्स होता है और एक ब्लड कैपिलरीज होते हैं। जिस तरह से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, एटरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने अभी आगे भी पढ़ा था। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स एट कैपिलरीज। गैस इसी में ब्लड सेल्स में गैस एक्सचेंज भी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एटरीज और वेन्स के डिफरेंस भी बताए गए हैं। तो जो एटरीज होता है वो क्या करता है, कैरीड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स जो होता है वेन्स कैरीड ब्लड टूवर्ड फ्रॉम द हार्ट। एटरीज ब्लड को हार्ट से ले जाता है और वेन्स ब्लड को हार्ट में ले आता है, ठीक है। इसके यहाँ पे एग्जांपल है, ये देख लीजिएगा। जो एटरीज होता है वो जो पल्मोनरी एटरीज होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, ठीक है, कैरी करता है। और जो पल्मोनरी वेन्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका ये फंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। देयर आर द ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हेन इट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स में ज़्यादा फोर्स से ब्लड आने लगता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से ब्लड निकल नहीं पाता, पास नहीं हो पाता है, तो डायलिसिस होने लगता है। देयर आर द टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द ब्लड प्रेशर। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है इसको देख लेते हैं। द ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। जब ब्लड जो होता है वो हार्ट के ब्लड जो होता है वो हार्ट के वॉल पे तेजी तेजी धक्का मारने लगता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, ठीक है, लो हो जाता है। तो इसी तरह से ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होता है 60 to 80 mmHg होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू द हार्ट ट्वाइस। इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस। 2 बार हार्ट में 2 बार सर्कुलेट होता है। वंस इट गोज थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड ड्यूरिंग द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। एक बार तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है, सेकेंड वो सिस्टमेटिक में जाता है। आते हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन द वाइटल प्रोसेस इन द प्लांट्स। द प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू ऑल प्लांट्स फॉर द सर्वाइवल। सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट की रिक्वायर होती है, ठीक है। फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस द सेपरेटली इन प्लांट्स। फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है सेपरेटली, अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से। जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए जाइलम जो होता है ये वाटर मिनरल्स आर टेकन बाय द रूट्स। जो वाटर मिनरल्स होता है वो रूट से जाता है और ठीक है वो फिर घूम करके ग्लूकोज मूव फ्रॉम द रूट्स। और ग्लूकोज जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो फूड को मेक करती हैं और स्टेम जो होते हैं वो फूड को नीचे की तरफ ले आते हैं। आगे देखते हैं फ्लोएम का वर्क क्या होता है। जो फ्लोएम होता है वो फूड को पहुंचाता है और जो जाइलम होता है वो वाटर को पहुंचाता है। आगे ट्रांसलोकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन आया, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स
through the phloem via process such as the mass flow is called translocation. ये हमने अभी देख लिया, ठीक है। जो जाइलम होता है क्या करता है, ये वाटर का पूरा वो करता है, सप्लाई करता है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की कुछ वो लिखा है, डिफरेंस है, आप उसको लर्न कर सकते हैं। जाइलम क्या करता है, ये मिनरल्स और वाटर को सप्लाई करता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड को लाइक एज एमिनो एसिड, शुगर और लीव्स को सप्लाई करता है, ठीक है। और इट मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल, जो इसका जो जाइलम होता है इसका मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, अभी हम लोगों ने देखा है कि ये जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं स्क्रीजन इन ह्यूमन में स्क्रीजन कैसे होता है। स्क्रीजन इन द ह्यूमन्स ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिज्म बेस्ड मटेरियल, बेस्ट मटेरियल का रिमूवल करना, या फिर नॉन यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनका रिमूव करना ही स्क्रीजन कहलाता है। ऑर्गेनिज्म लाइक एज एनिमल्स हैव द एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर स्क्रीजन, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एडवांस और स्पेशलाइजेशन सिस्टम होता है स्क्रीजन के लिए। बट प्लांट्स लैक द वेल डेवलप्ड स्क्रीटरी सिस्टम, प्लांट्स के पास स्क्रीटरी सिस्टम नहीं होता एनिमल्स की तरह। दे डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स, उनके पास कोई ऐसा ऑर्गेन नहीं होता जिससे वो फूड को स्क्रीट करें। स्क्रीजन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड बैक्टीरिया, द बेस प्रोडक्ट इज रिमूव्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। हमने आगे भी देखा था अमीबा और पैरामीशियम ये सब अपने फूड को कैसे सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम स्क्रीट, जब ये अपने फूड को ले लेते हैं, उस फूड के जितने भी प्रोटीन विटामिन होती है ले लेते हैं, फिर उसको जो है दे टिनी, और जो टिनी ऑर्गेनल्स बचते हैं उसे कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं, बाहर की तरफ फेंक देते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड द यूनिसेलुलर एनिमल्स इज एक्सक्रीटेड व्हेन फूड बकल्स मर्ज विद द जनरल बॉडी सरफेस एंड ओपन्स द आउटसाइड। ये अपने बकल कैविटी को ओपन करके फूड को बाहर की साइड में निकाल देते हैं। आगे देखते हैं स्क्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्क्रीटरी सिस्टम कैसे होते हैं, कैसा होता है इसका देखते हैं यहाँ पे। द स्क्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन इंक्लूडेड अ पेयर ऑफ किडनी, यहाँ पे जो स्क्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का होता है वो पेयर ऑफ किडनी उसमें इंक्लूड होता है। यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। इट प्रोड्यूस यूरिन एज वेस्ट प्रोडक्ट, इससे क्या होता है यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। यहाँ पे देखो किडनी है, 2 किडनी होती है, यूरेटर से ये वेस्ट मटेरियल बाहर यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से ये क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो किडनी का वर्क देख लेते हैं, किडनी क्या करती है। पेयर्ड किडनी आर द मेन स्क्रीटरी ऑर्गन्स, जो पेयर किडनी होता है ये स्क्रीटरी ऑर्गन होता है बॉडी का। दे आर बेसिकली द फिल्टर्स यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी को फिल्टर करती है, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होती है उसको फिल्टर करती है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ द टिनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, जितनी जो किडनी होती है, दोनों किडनियाँ जो होती हैं छोटे छोटे नेफ्रॉन्स से मिलकर के बनी होती हैं। किडनी परफॉर्म क्रूशियल फंक्शन लाइक एज, किडनी क्या करती है देखो, फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल, मेडिकेशन एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। किडनी ब्लड के टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्ट्रेट करती है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो मेडिकेशंस होते हैं ये सब को फिल्ट्रेट करती है। रेगुलेट द ऑस्मोलेटरी फ्लूइड बैलेंस द बॉडी, ये जो होती है बॉडी को बैलेंस करती है, रेगुलेट करती है, आयंस कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है, पीएच फंक्शन को रेगुलेट करती है, ब्लड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रेगुलेट करती है। सिक्रेटिंग हार्मोन्स दैट हेल्प प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, प्रमोट बोथ हेल्थ एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर्स, ये हार्मोन्स को, कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट करती है जो कि रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, ठीक है, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। आगे देखते हैं हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है, कभी कभी देखते हैं कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है, ब्लड वो सर्कुलेट नहीं हो पाता, किडनी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इट रिजल्ट इन अ नॉट अ complication and the compensate in situation the technology called dialysis। जब किडनी फेल होने पर ब्लड का सर्कुलेशन
टेम्पोरली वे से कराया जाता है तो उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। इट यूज टू द मशीन के थ्रू उनके आर्टिफिशियल किडनी से डायलाइजर होता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कराया जाता है पूरा, ठीक है। दिस इज़ टू रिमूवल एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, इसी से जो मशीन के थ्रू होता है तो उससे वाटर और सॉल्ट का रिमूवल होता है और बैलेंस करता है ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, ब्लड को, सबको बैलेंस करता है, ठीक से चलाता है। अ डायलिसिस फ्लो ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन्स बीच ड्रॉन इम्प्योरिटीज ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ये जो है ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, मतलब ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है सबको रिमूव कर देता है। ओके, आते हैं एक्सक्रीजन इन प्लांट की एक्सक्रीटरी में देख लेते हैं। प्लांट में देखते हैं हम, प्लांट्स जो होते हैं द सेलुलर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी होते हैं जिसे वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं, जो उसमें ज़्यादा वाटर होता है वो उसे बाहर निकाल देते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें वेस्ट फूड होते हैं उसे वो बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस टू गैसियस बेस्ड प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स के पास दो ऐसे गैस होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं, तो ऑक्सीजन को वो फोटोसिंथेसिस के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकाल देता है। एक्सक्रीजन ऑफ गैसेस वेस्ट इन द प्लांट टेक प्लेस थ्रू द इंस्ट्रूमेंटल पोर्स ऑन लीफ। उसमें जो गैसियस होते हैं वो लीव्स के थ्रू लेते हैं और कुछ गैस को लीफ के थ्रू बाहर भी निकाल देते हैं। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस यूज्ड रेस्पिरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के दौरान वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज करता है। एक्सेस वाटर इन एक्सर्टेड बाय द ट्रांसपायरेशन, जो अधिक पानी होता है उसको ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है। उसमें कुछ जो स्टेम्स होते हैं खराब होते हैं उसको भी गिरा देता है। इवेंचुअली प्लांट सेड ऑफ द पार्ट, कुछ वही मैंने जो बताया, जो खराब पौधे होते हैं मतलब प्लांट्स होते हैं उसको भी बाहर गिरा देता है। यही इसकी प्रोसेस है, बस ये देख लीजिए। इसमें जो पानी ज़्यादा हो रहा है उसको वो बाहर डिफ्यूज़ करा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द प्लांट्स, यहाँ पे देखिए जो प्लांट्स में ज़्यादा है पानी उसको वो बाहर निकाल रहा है, ठीक है। ये एक रेजिन होता है, रेजिन यानी गोंद जो होता है ये एक जाइलम के रूप में उसमें स्टोर होता है, तो ये अपशिष्ट होता है, एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसको बाहर निकाल देता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके, थैंक यू।